गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। सो चलिए हम लोग चालू करते हैं। देखिए आरपीएससी इंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। ओके, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी इंस्ट्रक्टर। सीमेंट वाला टॉपिक लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में मैंने आपको सीमेंट के बारे में बता रखा है, ठीक है, सीमेंट के बारे में बता रखा था। सीमेंट के अंदर जो केमिकल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो सिंपली कि इसके कंपोजिशन, इसका भी मैंने आपको आइडिया दे रखा है। कंपोजिशन में किसका कितना परसेंटेज है, ये आइडिया आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग जान रहे हैं। गुड इवनिंग श्वेता जी, गुड इवनिंग। तो ये सब कुछ आप लोग जान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपोजिशन था, ठीक है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे, किसका क्या रोल है, किसका क्या काम है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके मैं लिखना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, क्या है ना, दिवाली का टाइम है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आने वाले टाइम में, मतलब कल ही होगा, कहीं कल है कहीं आज है, लेकिन जो पटाखे हैं ना वो हर जगह मतलब फोड़ने लोग चालू कर दिए आज ही से। तो देखिए सबसे पहला जो था लाइम, लाइम मतलब चूना, ठीक है, चूना पत्थर, चौक, इसको हम लोग यूज करते हैं सीमेंट के अंदर। तो ये लाइम का क्या काम है, लाइम का क्या काम होता है? देखिए ये दो चीज करता है। सबसे पहले सीमेंट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेंथ मतलब, आप स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, ठीक है, क्योंकि आप सीमेंट को यूज करके कंक्रीट बनाओगे, कंक्रीट को यूज करके बिल्डिंग्स में लगाओगे, फिर उस बिल्डिंग के अंदर आप रहोगे जब, तो वो जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड आ रही है, उस लोड को लेने का जो क्षमता है ना, लोड कैरिंग एबिलिटी, कि कितना लोड ले पा रहा है, यही स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, ठीक है, बीच बीच में कहीं अगर पटाखों की आवाज आए तो डिस्टर्ब मत होना आप लोग सब। तो स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। तो सबसे पहले ये जो लाइम है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, it provide strength to the cement, it provide strength to the cement, एक बात ये, ठीक है। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो दूसरा काम है वो क्या है, इट इम्पार्ट साउंडनेस, है ना, इट इम्पार्ट साउंडनेस। अब ये साउंडनेस क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लिख लीजिए पहले। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स या फिर इट ऑल्सो मेक सीमेंट साउंड, साउंड मतलब अच्छा, ठीक है। ये साउंड मतलब यहां पर आप इसको आवाज के रूप में कंसिडर मत करना, है ना, वॉइस, एज ए वॉइस आप इसको कंसिडर मत करो। यहाँ पे जो साउंड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब ये है कि सीमेंट को ये अच्छा बनाता है, ठीक है। अब अच्छा इन द सेंस व्हाट, क्या लॉजिक है, क्या कहने का क्या मतलब? देखिए मान लो सीमेंट है, एक वर्ड समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका क्या है, सीमेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का सीमेंट कंसिडर करिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का सीमेंट आपने कंसिडर किया। मान लीजिए ये जो सीमेंट है, अगर इसका एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें एक्सपेंशन वगैरह, अगर ये फैलेगी, इनका एक्सपेंशन वगैरह होगा, तो इस कारण से क्या होगा, इस सीमेंट का वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीमेंट में क्या देखने को मिल सकता है, चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ओके। तो ये जो वॉल्यूम में चेंजेस आपको सीमेंट में देखने को मिलेगा, उसके कारण क्या होगा, मान लो कोई चीज फैल रहा है, ठीक है, कोई चीज फैल रहा है, तो उस कारण से क्या होगा, उसमें क्रैक डेवलपमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है, क्रैक वगैरह। तो क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली समझिए कि जो बिल्डिंग वगैरह आप यूज कर रहे हो, इसमें अगर क्रैक आ जाए तो उसके अंदर पानी घुसेगी, फिर है ना, अंदर जो सरिया लगाया है उस वहां तक पानी पहुंचेगी, हवा पहुंचेगी, जिस कारण से क्या लगेगा, जंग लगेगा। तो ये सब चीज हम नहीं चाहते हैं ना, ये सब चीज हम नहीं चाहते हैं। तो
ये जो प्रॉपर्टी है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि सीमेंट को अच्छा बनाता है लाइम। तो ये जो एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, दूसरा सीमेंट को अच्छा बनाता है लाइम। कब? जब एक प्रॉपर परसेंटेज में हो, जो परसेंटेज मैंने आपको कल लिखवाया था उसी परसेंटेज रेंज में हो, तभी ये दो प्रॉपर्टी मिलते हैं। ठीक है, तो साउंड वर्ड का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी, ये एक तरीके का मतलब ये जो वर्ड है साउंड, इट इज द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रजिस्ट एक्सेसिव वॉल्यूम चेंजेस। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंजेस हो रही है, लेट्स सपोज एक्सपेंशन वगैरह के कारण बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, तो वो वॉल्यूम चेंजेस होने की वजह से क्रैक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई सीमेंट अच्छा है, तो अगर बहुत कोई ऐसा कंडीशन में सीमेंट आप मान के चलो जहां पर वॉल्यूम में उसका वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज गर्म होगी तो वो फैलती है, एक्सपैंड होती है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? तो वो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये नहीं होने देना है। क्यों? अगर ये होगा तो क्रैक डेवलपमेंट वगैरह हो सकता है। तो साउंडनेस जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट एक्सेसिव वॉल्यूम चेंजेस। मैं लिख देता हूं, ओके। साउंडनेस is the ability to resist excessive volume change। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साउंडनेस। तो अगर आपका लाइम प्रेजेंट है सीमेंट में, ठीक है, तो लाइम दो चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और सीमेंट को ये साउंड बनाएगा। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी होंगे जब एक प्रॉपर डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, डेफिनाइट परसेंटेज में, जो परसेंटेज रेंज मैंने आपको लिखवाया था उसी रेंज में अगर हो तो ही है, तो ही होगा। अगर मान लो उस रेंज से ज्यादा हो गया, मतलब लाइम अगर सीमेंट में आपने एक्सेस डाल दिया, ठीक है, वो जो परसेंटेज मैंने लिखवाया था वो परसेंटेज के अनुसार नहीं डाल के आपने बहुत ज्यादा लाइम यूज कर लिया सीमेंट के अंदर, तो क्या होगा? कोई भी चीज अगर ज्यादा होता है ना, अति, वो हानिकारक ही है। तो यहां पर भी सेम चीज होता है। सुनिए क्या होता है। इफ लाइम इज इन एक्सेस, if lime is in excess, it makes cement unsound, देखो साउंड मतलब क्या बोला हमने? साउंड मतलब अच्छा, अनसाउंड मतलब बेकार। तो लाइम अगर एक्सेस है, अगर अधिक मात्रा में डाल दोगे आप, तो ये सीमेंट को अनसाउंड भी बना सकता है। लेकिन एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में हो तो वो सीमेंट को साउंड बनाएगा, मतलब अच्छा सीमेंट बनाएगा। सीमेंट को साउंड बनाने का मतलब साउंडनेस, मतलब साउंडनेस इज द एबिलिटी ऑफ सीमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसके तहत वो क्या कर पा रहा है? एक्सेसिव वॉल्यूम चेंजेस अगर सीमेंट में होना है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे सल्फेट अटैक, आगे चल के बताऊंगा। इस कंडीशन में देखो वॉल्यूम चेंजेस होता है, सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो ये जो एक्सेसिव वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं इसको नहीं होने देना है, ठीक है। अगर कोई सीमेंट ये चीज कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि सीमेंट साउंड है, अच्छा सीमेंट है, ओके। अगर नहीं कर पा रहा है, एक्सेसिव वॉल्यूम चेंजेस को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं अगर उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगा तो हम बोलेंगे कि अनसाउंड है। और लाइम एक ऐसा चीज है जो सीमेंट को साउंड भी बनाता है, अच्छा भी बनाएगा, अनसाउंड भी बनाने का क्षमता रखता है अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में लाइम डाल दिया है, ठीक। तो देखिए, ओके, इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड एंड
causes expansion of cement and causes expansion of cement finally lead to disintegration of structure in which such cement is used. Disintegration of structure in which such cement is used. देखिए क्या बोल रहा है ये पॉइंट, अनसाउंड बनाया। अनसाउंड मतलब क्या, वॉल्यूम जो चेंजेस होगा, वॉल्यूम चेंजेस उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वॉल्यूम चेंजेस रजिस्ट नहीं कर पा रहा मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा, मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन हुई सीमेंट की, और सीमेंट की एक्सपेंशन होगी तो मतलब आप समझिए सिंपली क्रैक डेवलपमेंट वगैरह हुआ। तो वहां पे क्रैक डेवलपमेंट अगर हो गया स्ट्रक्चर में, तो उसके अंदर बहुत सारे अदर केमिकल्स वगैरह अंदर जाएंगे एटमॉस्फेयर से, वो अलग अलग गैसेस के कांटेक्ट में आएगा। इन सब चीजों के कारण क्या है, जिस स्ट्रक्चर में ऐसे सीमेंट को आपने यूज कर लिया जिसमें लाइम बहुत ज्यादा मात्रा में था, ठीक है, जिसमें लाइम बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो क्या होगा, उसमें एक्सेसिव वॉल्यूम चेंजेस मतलब उसका एक्सपेंशन होने लगेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। फिर वो जो सीमेंट है, ठीक है, ऐसे कंक्रीट यूज किए होंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब अपने आप दाने 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 पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, चूर हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए अच्छा क्वालिटी ऑफ सीमेंट यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए वो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ये तो एक्सेस का बात करें, अगर सीमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो क्या होगा, है ना, ये एक्सेस के ऊपर हम लोगों ने बात किया। अगर मान लो सीमेंट को बहुत कम डाल दिए, सॉरी सीमेंट के अंदर लाइम बहुत कम क्वांटिटी में डाल दिए, तो क्या होगा, जैसे ज्यादा है तो खराब है, कम होगा तो भी अच्छी बात नहीं है। कम होगा तो क्या होगा, इफ इट इज इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, देन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विल गेट रिड्यूस्ड, स्ट्रेंथ को कम कर देगा। इफ इट इज इन लेस क्वांटिटी, एज पर या फिर ऐसे लिखिए, लेस क्वांटिटी, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट reduces, strength of cement reduces, ये क्या करेगा, सीमेंट के स्ट्रेंथ को ही डिक्रीज कर देगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट देख लेता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वॉइस एक्चुअली क्या है ना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, जोर से बोलूंगा ना तो फड़फड़ाएगा, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। क्लियर होगा ऐसा नहीं है वॉइस क्लियर मतलब सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्लियर होगा, फिर भी और कोशिश करेंगे और इसको सही करने का। तो लाइम से रिलेटेड जो चीजों को हम लोगों ने देखा, तो लाइम से रिलेटेड दो चीजों को देखा कि अगर ये एक डिजायर्ड वैल्यू में है, जो भी रिकमेंडेड प्रोपोर्शन है,
वो रिकमेंडेड प्रोपोर्शन कितना था, लाइम कितना होना चाहिए, 60 से 65% तक लाइम होना चाहिए। तो अगर 60 से 65% के रेंज में है तो ही अच्छा। और इनके कारण क्या मिलेगा सीमेंट के अंदर, एक तो आपको मिल रहा होगा क्या, सबसे पहले स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा होगा लाइम के कारण। दूसरा, सीमेंट लाइम जो है सीमेंट को साउंड बनाएगा, मतलब जो वॉल्यूम चेंजेस है, ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंजेस आ रहे हैं तो उस वॉल्यूम चेंजेस को रोकेगा। तो अगर वॉल्यूम चेंजेस को रोकेगा तो क्रैक डेवलपमेंट नहीं होंगे, मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्ट्रक्चर आपको टूटेगा नहीं, मतलब सीमेंट अच्छा। लेकिन यही बात, अगर बहुत ज्यादा लाइम डाल दी हो, 60 से 65% का जो रेंज है उससे भी ज्यादा आपने लाइम डाल दिया सीमेंट के अंदर, तो उस कारण से क्या, सीमेंट को फिर ये अनसाउंड बना देगा, मतलब जो वॉल्यूम चेंजेस है उसको ये रोक नहीं पाएगा, है ना, वॉल्यूम चेंजेस को रोक नहीं पाएगा। अगर वॉल्यूम चेंजेस को नहीं रोकेगा तो एक्सपेंशन होगा, और अगर एक्सपेंशन हुआ तो क्रैक डेवलपमेंट वगैरह होगा। उस क्रैक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह सारा कुछ अंदर जाएगा, वो कंक्रीट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, उस कारण से फिर पार्टिकल्स आपके अलग अलग होने लगेंगे। मतलब सीमेंट के पार्टिकल्स, मतलब सीमेंट के पार्टिकल अभी गिट्टी के साथ चिपके हुए हैं, बालू के साथ चिपके हुए हैं, वो उनको छोड़ देंगे, झड़ने लगेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, झड़ने लगेंगे, तो इसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, मतलब स्ट्रक्चर आपका टूट जाएगा फिर। क्लियर है। लेकिन अगर ये कम क्वांटिटी में रह गई, 60 से 65% से कम रहेगी, मान लो 60 से 65% चाहिए अपने को, डिजायर्ड वैल्यू है, आपने 55 डाल दिया या फिर 50 डाल दिया है, तो इस कारण से क्या, जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगा, लोड कैरिंग एबिलिटी इट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए, तो ये था लाइम के बारे में, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, दूसरा जो अपना कंपोजिशन में था, दूसरा था सिलिका, इसके बारे में देखते हैं। सिलिका सेकेंड, सिलिका SiO2 है ना, SiO2 ये फॉर्मूला था, क्लियर है। अब इसका क्या काम है, ये भी जैसा लाइम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था सीमेंट को, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इम्पार्ट या फिर इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, ये इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। स्ट्रेंथ टू सीमेंट, ये सीमेंट पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब लोड लेने की क्षमता, तो सिलिका जो है ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन सुनिए, अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है, अगर ये ज्यादा है, इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी क्या होगा, इट विल इंक्रीज, it will increase, comma, it will increase strength of cement, but also increases setting time of cement. Setting time of cement. देखना, अगर सिलिका एक्सेस क्वांटिटी में, कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ये सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, सीमेंट का सेट होने का टाइम। अब ये सेटिंग टाइम क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। पहले सेटिंग टाइम क्या है इस चीज को समझिए। कौन क्या कमेंट कर रहे हैं, देखिए, सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए, सीमेंट है,
ठीक है, सीमेंट है, सीमेंट में आप पानी मिलाओगे, नॉर्मली ऐसे समझना, सीमेंट के अंदर आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में आगे आगे चल के आपको लिखवाऊंगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन के दौरान बहुत सारा हीट बाहर निकल रही होती है सीमेंट से, ठीक है, हीट है ना, बाहर निकल रही होती है। और ये जो रिएक्शन हुआ, जब आपने पानी मिलाया सीमेंट के अंदर, तो ये जो रिएक्शन हुआ हाइड्रेशन रिएक्शन, इन रिएक्शंस के कारण कुछ कुछ नए कंपाउंड बनना चालू होते हैं, ठीक है, नए नए कंपाउंड बनना चालू होता है, उनको हम बॉगी कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इन सभी चीजों को लिखवाऊंगा, कहानी की तरह समझा रहा हूं, अभी सुनिए। उनको हम बॉगी कंपाउंड की तरह जानते हैं। बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, ठीक है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। मैं लिखवाऊंगा, एक पूरा टेबल है, वो टेबल को मैं आपको दूंगा। तो ये सारे बॉगी कंपाउंड बनेंगे। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं, यही सारे जो कंपाउंड है, ये जब धीरे धीरे सेट कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर जैसे जैसे बनते हुए चल रहे होंगे, है ना, जैसे जैसे ये कंपाउंड बनते हुए चल रहे होंगे, इनके बनने के कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वगैरह होने लगती है, और धीरे धीरे सीमेंट आपका सेट होने लगता है, ठीक है, सेट होने लगता है। तो ये जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम आप सिंपली ऐसे समझो, जैसे आप फील कर पाओगे, थोड़ा सा सीमेंट लिया, उसमें पानी मिला, तो क्या पानी मिलाने के बाद अभी नॉर्मली वो तुरंत अचानक से एकदम ठोस हो गया? नहीं हो, अचानक से ठोस तो नहीं होता, उसको ठोस होने में कुछ समय लगता है, ठीक है, उसको ठोस होने में कुछ समय लगता है। तो ये जो समय लग रहा है ना शुरुआती टाइम में ये जो समय लग रहा है उस सीमेंट को ठोस होने में, इसी को बोलते हैं सेटिंग टाइम, इसी को बोलते हैं सेटिंग टाइम, ठीक है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, इसका जो सेटिंग टाइम का डिफिनेशन होगा, ठीक है, सेटिंग टाइम का जो डिफिनेशन होता है, जब से आपने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया तब से लेके, ठीक है, ठोस होने तक में कितना समय लग गया इस सीमेंट को, उसी को बोलते हैं सेटिंग टाइम। सुनिए, एक वर्ड इससे जुड़ा हुआ है और एक वर्ड, उस वर्ड को मैं बताता हूं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी मतलब आप समझिए कि एक ऐसा, मतलब अगर मैं बोल दूं कि कोई चीज प्लास्टिक स्टेट में है ना, अगर कोई चीज प्लास्टिक स्टेट में है, सुनिए मैं आपको समझाता हूं एक एक करके, एकदम बेसिक से समझिए, क्योंकि यहाँ पे सभी अलग अलग ब्रांचेस के हैं बच्चे। प्लास्टिक स्टेट, of any material, इसको आप कैसे फील करोगे, कैसे समझोगे? देखिए, कोई भी मटेरियल है, जैसे कि मिट्टी मान लो, ठीक है, क्या है आपके पास? मिट्टी है, यू हैव सॉइल, सॉइल, मिट्टी। इस मिट्टी में हम क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे, इस मिट्टी में पानी मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जो मिट्टी है, इसमें वाटर को मिलाया। अब समझिए, देखिए, एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर कंटेंट, ठीक है, एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। अब ये वाटर कंटेंट क्या है? देखिए, सुनिए, ये जो मिट्टी है, सॉइल, आप नॉर्मली समझो, ये जो सॉइल है, इसके अंदर तो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मान लो एक बाल्टी लिया आपने, उस बाल्टी में मिट्टी उठा के डाल दे रहे हो, तो क्या मिट्टी पूरा सॉलिड चीज है क्या? नहीं, उसमें छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाल्टी में भरे हैं, ठीक है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाल्टी में भरे हैं वो बना रहा है एक मिट्टी। तो आप समझिए, कोई दो छोटा पार्टिकल है, मान के चलो, इसी में अगर मैं यहीं पे दिखाऊं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो तीन छोटा पार्टिकल ले लो, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ऐसा एक पार्टिकल, ऐसा एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल और एक पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे कण अगर मैं कंसिडर कर लूंगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सुनना, तो देखो इनके बीच में आपको दिख रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है, ये सारे गैप्स हैं, कुछ ना कुछ गैप है ना, ये कुछ गैप्स हैं, गैप रह गए हैं आप। तो ये जो गैप होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वॉइड, इन्हीं गैप्स को हम बोलते हैं वॉइड। सो एक पर्टिकुलर बाल्टी के अंदर आपने मिट्टी भरा, या फिर सीमेंट भर लो, उसी तरीके से सीमेंट भर लो, गिट्टी भर लो, सैंड भर लो, कुछ भी भरो यार, क्योंकि ये तो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को बना रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंटेनर को फिल कर रहे हैं।
तो इनमें मटेरियल के साथ साथ वॉइड भी होगा, ठीक है, मटेरियल के साथ साथ वॉइड भी होगा। अब ये जो वॉइड है इसमें कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है यार, इसमें कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, यहां पर बीएमसी जो बिल्डिंग मटेरियल है इसके फॉर्म में, तो इन वॉइड्स में आपके क्या, देखो बेसिकली कंक्रीट जो होता है ना, कंक्रीट मैंने आपको कल समझाया था, उसमें क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट मतलब बड़े बड़े गिट्टी, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड बालू, ठीक है, और सीमेंट, फिर पानी मिला के हम एक कंक्रीट का मिक्सचर प्रिपेयर कर रहा है जिसको हम अपने मकानों में यूज करते हैं, मकान बनाने के लिए इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज होती थी कंक्रीट, ठीक है। तो आप समझिए, तो ये जो कंक्रीट है, इमेजिन करो, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, ठीक। अब जो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कंक्रीट है, मान लीजिए वो कंक्रीट है, तो कंक्रीट में ये जो पार्टिकल्स, ये मान लीजिए गिट्टी वाले पार्टिकल्स हैं, गिट्टी, बड़े बड़े गिट्टी, ठीक है। तो इन जो बड़े बड़े गिट्टी हैं उनके बीच में जो वॉइड है, उन वॉइड्स के अंदर क्या रह सकता है, फिर उन वॉइड्स के अंदर जो सैंड है वो भर जाएंगे। क्यों? एक सीमेंट का पार्टिकल कंसिडर करो और एक गिट्टी का पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है, गिट्टी का पार्टिकल बड़ा है, सीमेंट का पार्टिकल बहुत छोटा है। तो जो वॉइड है ना, इन वॉइड में क्या, सीमेंट पेस्ट वो जाके फिल करेंगे, सैंड के पार्टिकल्स फिल करेंगे, ऐसा कंक्रीट में ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं सॉइल के टर्म्स में बात करूं, क्योंकि मैं आपको वाटर कंटेंट समझा रहा हूं और ये प्लास्टिक स्टेट ऑफ एनी मटेरियल को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं वाटर कंटेंट मतलब सॉइल के फॉर्म में, तो सॉइल में अगर ये मान लो कि ये मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल में अगर ये जो वॉइड है ना, इन वॉइड में दो चीज हो सकता है, या तो ये वॉइड खाली हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, एयर होगा। अगर वो वॉइड खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, एयर है, मतलब वो सॉइल सूखा सूखा होगा, ठीक है, सूखा सूखा सॉइल, ड्राई सॉइल जिसको हम बोलेंगे। जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। मैं लिखवाऊंगा हाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में, आगे चल के लिखवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, चीजों को समझिए। ये जो वॉइड है इसमें एयर हो सकता है या तो पानी भरा हुआ हो सकता है। अब मान लो पानी अगर भरा हुआ है, इन वॉइड्स में पानी अगर भरा हुआ है तो मिट्टी गीला गीला लगेगा, मिट्टी गीला गीला लगेगा। अब समझिए, मान लीजिए जो भी हम पर्टिकुलर वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, मान लो जैसे एक बाल्टी कंसिडर किया, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैं वेट वगैरह मेजर कर सकता हूं, हमारे पास टेक्निक है यार, हम लोग आजकल इंजीनियर्स हैं, हम लोग सब कुछ मेजर कर सकते हैं, तो हमारे पास टेक्निक है। इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जैसे सॉइल का अगर मैं बात करूं, तो जो सॉइल सॉलिड वगैरह प्रेजेंट है, जो सॉइल सॉलिड है, उनका सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कितना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कितना है। जैसे कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, WS, सॉइल सॉलिड का वेट, सॉइल सॉलिड का वेट, सॉइल सॉलिड का वेट, सॉइल सॉलिड वेट, कि केवल और केवल सॉइल सॉलिड का वेट कितना है। और ये जो वॉइड है, अगर इनमें पानी भरा हुआ है, तो जितना भी पानी भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस पानी का वेट कितना है, वेट ऑफ वाटर, इसको हम WW बोलते हैं, है ना, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं तो गुना 100 कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना, गुना 100 कर दिया, हमको परसेंटेज में निकालना है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। इसी पैरामीटर को बोलते हैं वाटर कंटेंट, इसी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल, ऐसा बोलेंगे। अब सुनिए, बचपन में गुड्डा गुड्डी वाला खेल खेले हैं, कभी गणपति बप्पा बनाए हो, कभी बैल गधा कुत्ता इन सब चीजों को बनाए मिट्टी से, ऑब्वियसली बनाए होंगे, राजा रानी बनाए होंगे, है कि नहीं, बनाते थे। चूहा तो बहुत सिंपल होता था, सब लोग बनाता था, ठीक है, गणेश भगवान, चूहा, इन सभी को सब लोग बनाते थे, ठीक। तब आप सोचना, वो जो मिट्टी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो चूहा मतलब कोई भी मूर्ति वगैरह बना रहे हो,
तो ये जो मिट्टी आप यूज कर रहे हो, इसमें आपने एक तो पानी मिलाया, पानी मिला के फिर उसको आटा जैसे माखते हो, जैसे आटा को प्रिपेयर करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरीके से उसको नीड कर रहे हो, उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हो, ठीक है, पानी मिलाने के बाद। ताकि अगर मान लो क्यों मिक्स कर रहे हैं, हम ये सोच रहे, मान लो कभी कभी होता क्या था हमसे कि गलती से हम ज्यादा पानी अगर डाल देते थे, ज्यादा पानी डाल देते थे तो क्या करते थे, उसको और मिक्स करते थे, और धीरे धीरे क्या हो जाता, तो वो टाइट हो जाता था, धीरे धीरे वो टाइट हो जाता था। अगर मान लो कम पानी डाल दिए हैं, फिर उसको उसमें और थोड़ा पानी डाल के फिर से अच्छे से मिक्स करते थे। मिक्स करके हम ऐसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में लेके आना चाहते थे उस सॉइल को, ठीक है, ऐसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में उस सॉइल को, उस मिट्टी को लेके आना चाहते थे कि उस मिट्टी को पकड़ के मैं कोई भी रूप रंग प्रोवाइड करूं, किसी भी शेप में मैं मोल्ड करूं, किसी भी शेप में मैं उसको ढालूं, वो स्मूथली, बहुत सॉफ्टली, इजीली वो किसी भी शेप में आ जाए। मैं जो शेप प्रोवाइड करना चाहता हूं, मैं हाथ बनाना चाहता हूं, फटाफट हाथ बना दूंगा, एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा, एकदम सॉफ्ट, इस पर्टिकुलर स्टेट में लाना चाहता था। वही जो स्टेट है ना, उसी स्टेट को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। इतना सॉफ्ट होता है कोई भी मटेरियल, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको किसी भी फॉर्म में अच्छे से मोल्ड कर सकते हो, मतलब कास्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जो मूर्तिकार होते हैं वो जो मिट्टी यूज कर रहे हैं, तो उनमें, उस मिट्टी में वो कितना पानी मिलाएंगे, हर एक मिट्टी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये सॉइल में आप लोग पढ़ोगे, सॉइल का तो आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट आइडिया देता हूं। अलग अलग मिट्टी का जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होता है, मतलब ये पानी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, पानी का रिक्वायरमेंट टू मेक दैट पर्टिकुलर सॉइल इन प्लास्टिक स्टेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉइल। अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग है ये वैल्यूज। क्लियर है? तो मूर्तिकार को मालूम है, जो मिट्टी वो यूज कर रहा है उसको मालूम है कि अभी इस मिट्टी में लगभग कितना पानी है और मुझे कितना पानी मिलाना होगा ताकि मैं इस मिट्टी को प्लास्टिक स्टेट में लेके आ सकूं। प्लास्टिक स्टेट मतलब एकदम बहुत ही पतला से पतला, अगर मान लो वो मिट्टी को यूज कर रहे हो और बहुत एकदम पतला से पतला धागे में कन्वर्ट करना चाहते हो, अप टू 3 mm भी रोल करना चाहते हो तो रोल हो जाएगा। रोल होने के बाद आप देखोगे उसके सरफेस के ऊपर एक धागा आपने रोल किया, मान लो उस मिट्टी को पकड़ के अप टू 3 mm का, 3 mm है ना, 3 mm तक में आपने रोल किया, फिर देखना वो जो सरफेस है उसका, उस धागे का, उसके ऊपर एक भी क्रैक नहीं आया हो। ये इतना सॉफ्ट होता है मिट्टी। समझ में आ रहा है? इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। तो अलग अलग मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट हो सकती है। जैसे अपना सीमेंट भी प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। कब? जब हम वाटर को मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ, है ना, तो वो सॉफ्ट बनता है। देखो, फिर उसको यूज करके जैसे प्लास्टरिंग कर दिए, है ना, या फिर और कहीं लगा दिए, लगाते हो कि नहीं, यूज करते हो कि नहीं, क्लियर है? तो वो सॉफ्ट स्टेट में आ जाती है। तो वही जो स्टेट है उसी को बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट सीमेंट का। तो सेटिंग टाइम क्या है? जब से आपने पानी मिलाया, पानी को मिलाने के बाद फिर समय बीतेगा, धीरे धीरे समय बीतेगा। उस समय में क्या हो रहा है, ये जो पानी मिलाए हो वो कहीं ना कहीं इवेपोरेट करेगी, है ना, भाप बन के उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो धीरे धीरे सीमेंट आपका सूखने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। ड्राई होने लगेगा मतलब इसमें पानी निकल रहा है, पानी का लेवल जो है इसमें कम होते चल रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है, ड्राई होते चलेगा और वो सेट हो जाएगा। तो ये जो सेट होना बोलते हैं ना, इस मतलब हम कैसे जानेंगे कि अब सेट हो रहा है? हम ये बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि द इंस्टेंट व्हेन वी मिक्स्ड वाटर टू दिस सीमेंट पेस्ट स्टार्टेड लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। जब वो सीमेंट पेस्ट अपना प्लास्टिसिटी को लूज करने लगे, उस क्षण तक, उस वक्त तक का जो समय है जब से आपने पानी मिलाया तब से लेके तब तक, मतलब व्हेन सीमेंट पेस्ट हैज स्टार्टेड लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है मतलब जो सॉफ्टनेस था वो सॉफ्टनेस को लूज कर रहा है, मतलब अब ड्राई होने लगेगा, हार्ड होने लगेगा, ठीक है। तो यही जो टाइम है इसी को बोलते हैं सेटिंग टाइम। क्लियर है? इसी को बोलते हैं सेटिंग टाइम। अब ये दो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब स्टार्टिंग वाला जो अभी मैंने बोला कि जब पानी मिलाए हो तब से लेके वो समय जब सीमेंट पेस्ट जो है अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर दिया है, ये जो समय इसको हम बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। फिर और एक सेटिंग टाइम होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम मतलब
ये प्लास्टिसिटी जो है उसको कंप्लीटली लूज कर चुका है, और जो सीमेंट पेस्ट है वो कुछ ना कुछ अब उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी कुछ ना कुछ हो चुका है, कुछ एक बेसिक लोड वो कैरी करने योग्य बन चुका है। ठीक है, इसको हम फाइनल सेटिंग टाइम के रूप में जानते हैं। तो दो अलग अलग तरीके की चीज है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया, आगे चल के इन सब चीजों को मैं आपको कॉपी में लिखवा रहा हूँ, ये सारे डेफिनेशंस। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको प्लास्टिसिटी के बारे में, वाटर कंटेंट के बारे में। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, तो ध्यान रखिएगा। तो यही चीज है आपका सेटिंग टाइम, क्लियर है, यही चीज है सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे क्या है, अगर सिलिका आपका बहुत ज्यादा होगा, इफ सिलिका इज वेरी मोर, तो एक तो ये स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज कर रहा है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है कहने का मतलब है अब जो सीमेंट पेस्ट है वो धीरे 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 मतलब ज्यादा समय लेगा सेट होने में, ज्यादा समय लेगा सेट होने में, मतलब प्लास्टिसिटी लूज करने में ज्यादा समय ले रहा होगा। कहने का मतलब मान लो कोई 8 घंटा में हो रहा था, तो अभी ये 8 घंटे की जगह हो सकता है 16 घंटा ले सेट होने में, मतलब टू लूज इट्स प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो ये चीज सिलिका आपको करके देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। तो देख लीजिए इसको, ये देख लो, ये सारा चीज मैंने समझाया, कुछ कुछ टर्म्स है। ओके, जहां बेसिक का रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से जो आपका अलग कंपोनेंट है दैट इज अलुमिना। देखिए याद रखिएगा, अलुमिना एक ऐसा चीज है जो सीमेंट को ना बहुत जल्दी सेट करवाने का कोशिश करता है। जैसे सिलिका हम लोगों ने देखा सेटिंग टाइम को डिले कर देगा, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अलुमिना क्या करेगा, सेटिंग टाइम को कम कर देता है। ठीक है, तो कम कर देता है कहने का मतलब बहुत जल्दी से आपका सीमेंट सेट हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है सीमेंट की जिसको हम बोलते हैं क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये अलुमिना सीमेंट के अंदर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को लाती है। It imparts quick setting property in the cement दूसरा। और ये क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डिक्रीज इन सेटिंग टाइम, ऐसे लिख लो, डिक्रीज इन सेटिंग टाइम। डिक्रीज इन सेटिंग टाइम। अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, reduces स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट का स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को लेके आती है, मतलब सेटिंग टाइम को बहुत कम कर देती है। अगर ये ज्यादा है, ज्यादा अधिक मात्रा में, तो स्ट्रेंथ को कम कर देगा। देखिए आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है, अब ये सब चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछना है उनको, तो जो सवाल पूछेंगे ऐसा पूछेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। ओके, व्हाट, या फिर ऐसे, जैसे कि सीधा आप क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी में आपको पूछ लूंगा, क्विक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन उसमें दे दिया, लाइम, सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड, ऐसा कुछ दे दिया। तो इनमें से कोई एक ही को आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को कौन इंपार्ट करता है, कौन लेके आता है सीमेंट के अंदर,
अलुमिना, ठीक है, तो टिक लगाओगे अलुमिना। ऐसे पूछ लेगा क्या नेक्स्ट, इफ अलुमिना इज एक्सेस इन क्वांटिटी इट विल डू फॉलोइंग इन द सीमेंट। वहां पे 3-4 बातों को लिखा रहेगा वहां पे वो। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो ये स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को रिड्यूस कर सकता है, तो वो इस तरह रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है, तो इसको इसके ऊपर टिक लगाना होगा। फिर ऐसे 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 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इस तरीके से चीजों को पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो चीज है उसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं, जिप्सम। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, देखिए सुनिए। पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेस इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम का आइडिया लग गया आपको? तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, मतलब शुरुआती वाला, जब सीमेंट पेस्ट आपका प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर रहा होगा, वो जो सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखिए मैंने आपको कल बताया था एडमिक्सचर वगैरह के बारे में, पिछला क्लास में एक वर्ड बोला था कि कुछ ऐसे केमिकल्स को भी हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं जिनके कारण से कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना। तो जिप्सम को बढ़ा के या घटा के आप इस चीज को अल्टर कर पा रहे हो, इस चीज को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई केमिकल जो कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा हो, ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं रिटार्डर, ठीक है। तो जिप्सम एक तरीके का रिटार्डर है, रिटार्डर, ठीक है। ऐसा कोई केमिकल जो कि सेटिंग टाइम वगैरह को डिले कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज मतलब डिले करना, तो इनको हम बोलते हैं रिटार्डर। ऐसा कोई चीज जो सेटिंग टाइम वगैरह को कम कर रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो, मतलब एक्सेलरेट, मतलब तेजी से सेट करवा रहा है, एक्सेलरेट है ना, रिटार्डर, एक्सेलरेटर, ओके। ऐसे इस तरीके से हम चीजों को जानते हैं। नेक्स्ट, तो ये एक चीज याद रखना, ये केवल और केवल इनिशियल सेटिंग टाइम को प्रभावित करता है। इट ओनली अफेक्ट इनिशियल सेटिंग टाइम। कैल्शियम सल्फेट हैज नो इफेक्ट ऑन फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल इनिशियल सेटिंग टाइम को प्रभावित करेगा, फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम का। नेक्स्ट देखिए, और दो बातें हैं। इट इंप्रूव्स साउंडनेस ऑफ सीमेंट, मतलब जो वॉल्यूम चेंजेस को रजिस्ट करने का जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को ये बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। देखिए ये क्या कर रहा है, सेटिंग टाइम को डिले कर रहा है। तो मान लो ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई कंडीशन है कि सीमेंट एकदम पानी मिला और तुरंत एकदम सेट हो गया, एकदम तुरंत सेट हो गया, अचानक से एकदम, या फिर बहुत जल्दी, विद इन नो टाइम। इस तरीके के सेटिंग को हम बोलते हैं फ्लैश सेट। फ्लैश मोबाइल का फ्लैश है ना, जब वो फोटो खींचते हो तो लाइट जला, बंद हो गया, फ्लैश, तुरंत
विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ पे सीमेंट उमेंट का बात करें, आप समझिए ये बहुत जल्दी 1 आध मिनट के अंदर सेट हो गया ऐसा कुछ। तो इस तरीके का सेटिंग को बोलते हैं फ्लैश सेटिंग। तो फ्लैश, अगर हम चाहें कि फ्लैश सेटिंग नहीं हो सीमेंट के अंदर, तो आप कह सकते हो कि जिप्सम, क्यों, इसका काम क्या है, ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, मतलब डिले कर देगा, रिटार्डर है। तो हम कह सकते हैं कि जिप्सम इज सच ए केमिकल विच विल प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। ओके, तो लिखिए इट प्रिवेंट्स फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का फ्लैश सेटिंग को ये प्रिवेंट करेगा। क्लियर है? फ्लैश सेटिंग मतलब बहुत जल्दी सेट हो जाना। अब ये फ्लैश सेटिंग किस कारण से हो सकता है, किस कारण से बहुत जल्दी सेट हो सकता है? इससे थोड़ा देर पहले हम लोग ने देखा था, देखिए इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम, मतलब बहुत जल्दी सेट करवाएगा। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिना के कारण फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी आ सकती है, और वो अगर एल्यूमिना के कारण फ्लैश सेटिंग हो रही है तो उसको रोक कौन सकता है? जिप्सम। उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर सकता है आपको? जिप्सम। ऐसा देख लीजिए। अब 2-3 चीजें और है, देख लेते हैं। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या आएगा? लोहा, है ना, स्ट्रेंथ आएगा, स्ट्रेंथ मिल रही होगी, हार्डनेस मिलती है। ये हार्डनेस का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है हार्डनेस, इसका मतलब आप सिंपली ऐसे समझिएगा, स्क्रैच रेजिस्टेंस, स्क्रैच रेजिस्टेंस। क्या है अभी समझाता हूं। स्ट्रेंथ मिलेगा, हार्डनेस मिलेगा, एंड कलर टू सीमेंट, कलर टू सीमेंट। इस तरीके का कलर ये प्रोवाइड करेगा, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, हार्डनेस को अभी समझाता हूं मैं। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड हो गया, याद रखना। मैग्नीशिया, ये क्या? इट इम्पार्ट हार्डनेस, इसका काम सिर्फ हार्डनेस का है। इट इम्पार्ट हार्डनेस एंड कलर ऑल्सो, और कलर भी कह सकते हैं, कलर टू सीमेंट, कलर इन सीमेंट। अब ये जो कलर है, ये कैसा कलर होगा? देखिए, मैग्नीशिया के कारण जो कलर आएगी ना सीमेंट के अंदर, वो येलो कलर होगा। ठीक है, येलो कलर, क्योंकि इसका कलर ही होता है येलो। अगर ये देखो, मैग्नीशिया अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो सीमेंट को ये अनसाउंड बना सकता है। इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, excess quantity, it will make cement unsound, अगर मैग्नीशिया ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये सीमेंट को फिर
अनसाउंड बना सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का। उसी तरीके से और एक चीज है सल्फर, ठीक है। उसके बाद क्या है अल्कली। तो इनके बारे में पहले लिख देता हूं, फिर हार्डनेस को आपको समझाऊंगा। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनको रिवीजन करते रहिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट। बस इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, जो चीज मैं यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए उसके बाद है आपका सल्फर, ठीक है, सल्फर। और एक चीज है अल्कली, ओके। अल्कली मतलब सोडा और पोटास। तो ये सल्फर के कारण क्या होता है, देखिए ये सीमेंट को साउंडनेस प्रोवाइड करता है, इट इम्पार्ट्स साउंडनेस इन द सीमेंट। मतलब सीमेंट को साउंड या अनसाउंड बनाने का क्षमता रखता है ना। अल्कली क्या है, इनके कारण एक चीज होती है, एक वर्ड होती है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस occurs due to alkali। ये जो एफ्लोरेसेंस है ना, एफ्लोरेसेंस ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का नतीजा है, ओके। रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अल्कली के अंदर होता क्या, मैंने आपको बताया था, अलग अलग केमिकल, सोडा और पोटास, सोडा एंड पोटास, ये सारे होते हैं। तो ये जो है सोडा और पोटास, ये क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, दीज आर सॉल्ट्स, मतलब एक तरीके का नमक है। ये क्या है, सॉल्ट है, समझ में आ रहा है, ओके। ये एक तरीके का सॉल्ट है, ओके। अब देखिए अगर एफ्लोरेसेंस होगा, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर में, ये चीज अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉट डिजायरेबल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को या फिर वो बिल्डिंग को जिसमें आप ऐसे कंक्रीट को यूज कर लिए जिसके सीमेंट में अल्कली ज्यादा था, और मान लो एफ्लोरेसेंस हुआ, तो ना दाग धब्बा आपको सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा। और वो जो दाग धब्बा है ना, वो किस कलर का दिखेगा, व्हाइट ग्रे स्पॉट, व्हाइट और ग्रे स्पॉट ऑब्जर्व्ड। तो ये ध्यान रखेंगे इतना बेसिक चीजों को। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला तो एक टर्म आपको इधर समझना है, स्क्रैच रेजिस्टेंस। हार्डनेस वर्ड का मतलब आप क्या समझते हो, हार्ड मतलब बहुत लोड ले सकता है, ऐसा वैसा कुछ, वो स्ट्रेंथ है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज योर स्ट्रेंथ। हार्डनेस को हम कैसे समझेंगे, जस्ट मिनट। देखिए हार्डनेस को आप कैसे समझेंगे, मान लो ये कैलकुलेटर आप देख रहे हो सामने, ये कैलकुलेटर आप देख रहे हो, ठीक है, ये कैलकुलेटर है। मान लीजिए कि ये जो कैलकुलेटर है, ये मैंने सीमेंट पेस्ट को यूज करके बनाया है, ठीक है, सीमेंट पेस्ट को यूज करके बनाया। अब मान लो मैं अपने नाखून से इसके ऊपर खरोच मारूंगा, तो ये इसमें दाग नहीं आएंगे, कोई स्क्रैच के दाग नहीं आएंगे, मतलब स्क्रैच को होने नहीं दे रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं हार्डनेस। तो मतलब जिसका जितना स्क्रैच रेजिस्टेंस, वो चीज उतना हार्ड। मान लो लोहा है, स्टील का कुछ बना हुआ है, आयरन का कुछ बना हुआ है, आप गए अपने नाखून से ऐसे स्क्रैच मार दिए, स्क्रैच हो गया क्या, नहीं होता है ना। तो हार्डनेस उसमें है। तो लोहा अगर आप सीमेंट में मिला रहे हो, तो सीमेंट के अंदर भी जो ये स्क्रैच रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है, वो इन्हीं आयरन के कारण आ रही है या फिर मैग्नीशिया के कारण आ रही है, ठीक है। प्लस इनके कारण कलर आ रही है, रेडिश ब्राउन कलर, इसके कारण जो कलर आ रही है येलो कलर, ठीक है। लेकिन मैग्नीशिया अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ये सीमेंट को फिर अनसाउंड भी बना सकता है, ओके। इट मे अगेन मेक द सीमेंट अनसाउंड, एक बात ये। उसके बाद सल्फर का अगर हम लोगों ने बात देखा, इट
इम्पार्ट साउंडनेस इन द सीमेंट, मतलब ये भी सीमेंट को साउंड या अनसाउंड बना सकता है। अब देखो अल्कली, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, ये एफ्लोरेसेंस क्या है? एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। अब ये क्या केमिकल रिएक्शन है देखिए, समझिए। सीमेंट वगैरह मैन्युफैक्चर, ये तो सीमेंट के अंदर है, ये सारी जो कंपाउंड है ना अल्कली वगैरह, ये सीमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मात्रा में ये प्रेजेंट है ही। तो ये एक तरीके का नमक होता है, ये दीज आर सॉल्ट, सोडा एंड पोटास। तो नमक का क्या खासियत है भाई? नमक को देखो, नमक क्या करता है ना, नमक को मान लो, नमक लो, जो घर में नमक हम लोग खाते हैं उसी नमक को आप लीजिए और बाहर में ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, कुछ समय तक छोड़ दीजिए, एक दो दिन छोड़ दीजिए, तब देखना वो अपने आप उसके चारों बगल या फिर वो अपने आप गीला होने लगेगा, अपने आप उसमें, मतलब जो सूखा नमक था डब्बे के अंदर एयर टाइट, लेकिन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आप लाए, है ना, वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से जितना भी मॉइस्चर है, जो भी पानी वानी है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। तो सॉल्ट के पास ये प्रॉपर्टी होता है, मॉइस्चर को एक तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा क्या बात होता है? दूसरा बात ये होता है, ये जो नमक वगैरह है देखो अभी सॉलिड के फॉर्म में है ना, दिस आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जब नींबू शरबत बनाते हो, शिकंजी वगैरह बनाते हो, तो इन नमक को आप डालते हो किसमें? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर डालने से घुल मिल जाता है कि नहीं? जस्ट पानी के अंदर डालने से ये घुल मिल जाता है, अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। जब पानी के अंदर डालोगे ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया, चीजें घुल मिल गए, तो घुल मिल जाने के बाद क्या होता है देखिए, क्या होगा मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लो सीमेंट जो है, इसके अंदर क्या है अपना, सीमेंट के अंदर अल्कली प्रेजेंट है। आप सीमेंट में पानी डाल रहे हो टू मेक इट सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए पानी डाल रहे हो, तभी तो आप यूज करोगे कहीं, है ना। ऐसे सूखे सीमेंट को थोड़ी ना आप कहीं यूज कर दे रहे हो, नहीं, उसमें पानी डालने के बाद फिर वो पेस्ट बन रहा है, फिर उसको हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल में लेके आ रहा है। तो ये जो सॉल्ट वगैरह है, ये उस पानी में घुल मिल गया है, समझना, ये क्या हुआ, उस पानी में घुल मिल गया है। एक तो ये बात, प्लस ये एटमॉस्फेयर से भी वाटर कभी कभी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये भी चीज है। उसके बाद क्या होगा, जब मान लो इस वाले सीमेंट को अपना स्ट्रक्चर में यूज किए, मतलब कहीं ना कहीं तो यूज किए होगे, कंक्रीट बना के यूज किए हो, तो उस अब क्या हुआ, ये जो अल्कली था वो पानी के अंदर अभी डिसॉल्व फॉर्म में है, घुला मिला फॉर्म में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है। अब धीरे धीरे पानी जो है ना अंदर है, मान लो कंक्रीट के अंदर पानी, तो वो पहले सरफेस के ऊपर आएगी पानी धीरे धीरे, फिर वहां से हीट के कारण, है ना, अंडर सनलाइट हीट के कारण वो इवेपोरेट कर जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी। तो पानी उड़ गई। मुझे ये बताओ, जो नमक पानी में घुला मिला था, जब वो पानी भाप बन के उड़ेगा तो क्या नमक भी भाप बन जा रहा है? नहीं, वो तो उसी सॉलिड फॉर्म में रह गया, सिर्फ पानी पानी निकल जाता है, ठीक है, वाटर इवेपोरेट कर गया सरफेस से। जब वाटर इवेपोरेट कर गया तो देखो पानी अंदर से सरफेस तक आई, वही कौन सा पानी, वही पानी जिसके अंदर ये नमक घुला मिला है, तो नमक भी सरफेस पे आ गया, फिर वहां से पानी इवेपोरेट कर गया, नमक को सरफेस के ऊपर छोड़ दिया। तो ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे दानेदार टाइप ये सॉल्ट वगैरह, ये सारा जो चीज है, सोडा और पोटास, ये सरफेस के ऊपर जमा होने लगेंगे। फिर ये कंक्रीट के साथ और रिएक्शन करेंगे और जो कंक्रीट है उसको और कमजोर बनाते हुए चलेंगे। और ये जब जमा होते हैं ना सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना, छोटे छोटे मोतियों के फॉर्म में, छोटे छोटे दाने के फॉर्म में सरफेस के ऊपर जमा हो जाएंगे। तो इनके कारण वो दाग आपको लगेगा, अरे यहाँ पर देखो कितना भद्दा सा दाग है, तो वो चीज आप समझिए कि एफ्लोरेसेंस हुई होगी, मे बी, है ना, अगर इस तरीके का स्पॉट वगैरह देख रहे हो, व्हाइट ग्रे स्पॉट्स वगैरह, तो यही चीज आपका एफ्लोरेसेंस। ये जो नमक वगैरह है ये पानी में घुल मिल जाता है, तो कंक्रीट के अंदर भी नमक वगैरह है या फिर सीमेंट के अंदर भी नमक वगैरह है, ये उसमें घुल मिल गया। फिर जब आप रियल टाइम में उस सीमेंट को यूज किए हो तो वहां से पानी का, वाटर का मूवमेंट होता है सरफेस की तरफ, तो वो नमक भी आ गई सरफेस की तरफ, वहां से वाटर इवेपोरेट कर गया, नमक वहीं रह गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन का नतीजा है ना। और एफ्लोरेसेंस अगर हुई, फिर ये जो क्रिस्टल्स वगैरह है, सॉल्ट वगैरह, ये फिर कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट वगैरह उससे और ज्यादा रिएक्शन करके उसको और कमजोर बनाने का कोशिश कर रहा होगा। लास्ट में वो कंक्रीट छड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, वो कुछ लोड ही नहीं ले पा रहा होगा। समझ में आया? तो ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, और किसका क्या रोल है, इन सब चीजों को हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया। दिवाली का टाइम है गाइस, ओके,
तो कल तो हमारे यहाँ पे दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। कल दिवाली के दिन मैं नहीं मिलूंगा, आप लोग भी अपने घर परिवार में समय दीजिए, अच्छे तरीके से दिवाली बनाइए, भगवान गणेश, श्री गणेश और लक्ष्मी माँ का पूजा करिए, ओके। और अच्छे सोम पापड़ी खाओ यार, है ना, सोम पापड़ी खाओ, मिठाइयाँ खाओ, पटाखे फोड़ो, ओके, एंजॉय करिए हंसी खुशी परिवार के साथ। दिवाली के अगले दिन से हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। सो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिन भी भाई बहन को ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ओके।